अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स में हम बेटा क्या देख रहे थे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसी होगी वो हम डिराइव करेंगे बेटा, और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। जो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम किसको कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन may be defined as that type of reaction in which the rate of the reaction depends upon the initial concentration of the reactants. Reactants की concentration पे जो depend करेगा rate, तो that will be called as the first order reaction. Suppose मेरे पास एक equation है A gives B या A gives products। मैं एक equation ले रहा हूं दैट इज A गिव्स प्रोडक्ट्स। A हमें प्रोडक्ट देता है और ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सपोज करूंगा मैं एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा तो इसकी कंसेंट्रेशन जो होगी दैट विल बी A नॉट, और इसकी कंसेंट्रेशन जो होगी लेट दैट विल बी A0। आफ्टर टाइम t सेकेंड्स या टाइम t के बाद इसकी कंसेंट्रेशन जो होगी लेट दैट विल बी A, और हम मान लेंगे यहां पर जो कंसेंट्रेशन होगी लेट दैट इज X। जो इसमें कुछ कटा होगा तो ये नई कंसेंट्रेशन बनेगी, और जो कटा होगा वो यहां पे प्रोडक्ट की हालत में आपके सामने होगी। मुझे पता है कि मैंने कहा कि ये जो रिएक्शन है दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका मतलब है जो इसका रेटला एक्सप्रेशन होगा रेट दैट विल बी K, दैट विल बी A रेज्ड पावर 1, बिकॉज n इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑर्डर इस रिएक्शन का कितना है बेटा 1 है। वी ऑल्सो नो दैट कि जो डिफरेंशियल रेट होती है किसी भी रेट की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो डिफरेंशियल रेट होती है वो होती है R, वो होती है बराबर माइनस D ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो हम लेते हैं बेटा A डिवाइडेड बाय dt आफ्टर टाइम t। मैं मान लूंगा ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन बेटा सेकंड है। ये इक्वेशन फर्स्ट तो ये इक्वेशन सेकंड, ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करो गोबर में ये r यथ बराबर ये r यथ बराबर, तमें मतलब गो ये तेल यथ बराबर गोबर में गो बह क्या लिख तेल गोबर में, मैं लिखूंगा माइनस d ऑफ A डिवाइडेड बाय dt दैट विल बी इक्वल टू बेटा K ऑफ A। ये जो इक्वेशन मेरे पास है लेट दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये जो मेरे पास इक्वेशन है दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को मुझे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट द इक्वेशन थर्ड ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड से इक्वेशन थर्ड को इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे बेटा, हम लेंगे ऐसे बेटा कि देखिए इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे पहले, इससे पहले इंटीग्रेशन से पहले हम लिखेंगे d ऑफ A माइनस दैट इज इक्वल टू, और ये जो A है ये यहां लाएंगे dt इधर लाएंगे डिवाइडेड बाय A, और यहां पे लिखेंगे K dt। अब इसी इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये देखिए बेटा इंटीग्रेशन की हमने, तो इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिलेगा बेटा, आपने पढ़ा होगा बेटा, मैं आपको दिखाऊं, आपने पढ़ा होगा 1 ऑफ x dx जो है उसकी इंटीग्रेशन जो होती है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x, वो नेचुरल लॉग ऑफ x के बराबर होती है। तो इसी प्रकार का यहां पर है बेटा बराबर चीज ये टर्म इट इज 1 by A dA, ये जो माइनस है ये हम बाहर रखेंगे,
तो यहां पे क्या निकलेगा बेटा, जरा देखिए बेटा आप क्या निकलेगा, ये निकलेगा लिन ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ ए, इंटीग्रेशन करके, सो दैट विल बी इक्वल टू, ये और ये कट जाएगा तो ये विल बी माइनस के टी प्लस बेटा सी, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो सी मैंने लिया यहां पर, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं कांस्टेंट की, तो वहां पे मुझे एक वैल्यू रखना पड़ता है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे जो मैंने यहां पे यूज की है, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, उसी तरह इट इज 1 बाई ए ऑफ डी ए, ये माइनस मैंने यहां पे लाया इसलिए मैंने यहां पे लिखा माइनस के टी, तो इट इज दिस वन, सो इट इज लिन ऑफ ए, इट इज लिन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एक्स। मैं लिखूंगा व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t 0 के बराबर था तो हमें क्या निकलेगा बेटा, हमें निकलेगा लिन ऑफ ए नॉट, ये देखिए बेटा लिन ऑफ ए नॉट, यानी कि अब ये a नहीं रहा, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन बन गई, जब t इज इक्वल टू 0 था तो उस वक्त हमने a नॉट लिया था, सो दैट इज इक्वल टू k इंटू टी के बदले मैं 0 लिखूंगा, k इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज बेटा c, सो दिस इज इक्वल टू c। सो c हमें किसके बराबर निकला बेटा, c हमें निकला बराबर बेटा लिन ऑफ a नॉट, लेट दिस इज इक्वेशन बेटा 5 और मैं इसको इक्वेशन 4 रख रहा हूं। ओके यहां तक समझ आ गया बेटा आपको, फिर से समझाओ, देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज A गिव्स मी प्रोडक्ट्स, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, जो इस रिएक्शन की रेट होगी बेटा दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट, दैट इज A। मैं सपोज करूंगा यहां पर मैं टाइम 0 रख रहा हूं, यानी कि अभी मैं रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, तो इस A की जो कंसंट्रेशन है वो मैं डिनोट कर रहा हूं A नॉट से, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस A। आफ्टर टाइम t सेकेंड्स, मैं t टाइम के बाद देख रहा हूं इसकी कंसेंट्रेशन थोड़ी चेंज हो रही है और वो बन जाती है बेटा A, सच बनन A गुबुरम्यून। ओके ये मुझ क्या था फुटान गुबुरम सा रिएक्शन गछे, ये गछ थोड़ा ब्रेक डाउन एंड इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट, कूता बनाए प्रोडक्ट, लेट दैट इज x बेटा। ओके अब बेटा मुझे पता है मैं पाई गुबुरम्यून कि यस रेट ऑफ रिएक्शन छु गुबुरम्यून फॉर फर्स्ट ऑर्डर दैट इज इक्वल टू रेट ला एक्सप्रेशन के हिसाब से रेट इज इक्वल टू k that is A concentration of reactant raised to power 1 because 1 n is equal to 1 order is here 1। अब जो रेट है हमारे पास दूसरे अल्फाज में डिफरेंशियल रेट जो होती है दैट इज इक्वल टू माइनस, मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आई एम टेकिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव शोन दैट कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, तो मैंने लिखा यहां पर माइनस डी ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी, अभी इक्वेशन सेकंड रह गई। अब दोनों इक्वेशन उसको कंपेयर करके दोनों इक्वेशन इम साथ कंपेयर छुस करन को बरम्योन ये छु यत बराबर ये छु यत बराबर इम छु दोनों बराबर, ताई मतलब को ये छु तेली यत बराबर वो कुछ देखा माइनस d ऑफ a डिवाइडेड बाय dt, कुछ देखा माइनस d ऑफ a डिवाइडेड बाय dt, सो छु बराबर आसन को बरम्योन k ऑफ a दैट इज रेज्ड पावर 1 मैं नहीं लिखूंगा तो इटसेल्फ इट इंडिकेट्स देयर इज अ पावर 1। ओके बेटा अब देखिए इसको मैं थोड़ा ट्रांसपोज करूंगा टर्म्स को उधर इधर, मैंने a को इधर लाया dt को उधर लाया, इसलिए मैंने लिखा माइनस d ऑफ a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू k dt। अब इसी इक्वेशन को मैं थर्ड वाली इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ट्रांसपोज करके इक्वेशन कर रहा हूं। मैंने एक स्टेप यहां पे कम किया है, मैंने आपको बताया कि उसी स्टेप की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो d ऑफ a डिवाइडेड माइनस d ऑफ a इज इक्वल टू k dt। ओके बेटा अब देखिए अब यहां पर जो यहां पे टर्म जो बनती है ये इस सूरत में बनती है हमारे पास, हम मान लेंगे इट इज 1 बाई a, इट इज 1 बाई x, 1 बाई a d ऑफ a, यही लिखिए ना 1 बाई a d ऑफ a, 1 बाई x dx दैट इज इक्वल टू बेटा नेचुरल लॉग ऑफ x, लिन ऑफ x जिसे आप कहते हैं, तो दैट विल बी लिन ऑफ a। ठीक है यहां पे माइनस था मैंने वो वहां लाया तो इट इज माइनस हियर। ओके बेटा अब इस माइनस इस इंटीग्रेशन करके इस इट इज अ कांस्टेंट, ये इस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करके मुझे एक कांस्टेंट लिखना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज ऑलवेज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मैं इस c का वैल्यू देखना चाहता हूं, ये c का वैल्यू किसके बराबर निकलेगा, मैं रखूंगा टाइम t इज इक्वल टू 0, जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की थी तो ये वाली कंसेंट्रेशन जो है दैट विल बिकम दिस कंसेंट्रेशन, सो इट इज a नॉट इज इक्वल टू बेटा c और मैंने इसको रखा इक्वेशन 5।
यहां तक समझ आया बेटा? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बेटा, बोर्ड की ओर देखिए बेटा। देखिए, लिन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू सी, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फोर्थ। तो हमें क्या मिलेगा? पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? जरा देखिए बेटा, हमें क्या मिलेगा? दैट इज लिन ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा kg, but this kg is minus, ओके, प्लस ये c के बदले में क्या ले लूंगा बेटा? c बदले लिन ऑफ ए नॉट। ओके बेटा, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को, अब ये वाली इक्वेशन हम इधर लाएंगे, ये टर्म जो है इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? लिन ऑफ ए माइनस लिन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू बेटा माइनस के टी। ओके, क्लियर? नाउ इट इज लिन ऑफ ए एंड लिन ऑफ बी माइनस, आपने पढ़ा होगा लॉग ए माइनस लॉग बी, दैट इज इक्वल टू नेचुरल log of a divided by a naught, that is equal to minus kg। ओके बेटा, चले अब देखिए, दिस इज नेचुरल लॉग, इसको log टू द बेस 10 लाएंगे तो नेचुरल लॉग जब भी log में कन्वर्ट हो जाता है तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे 2.303, दैट इज log, लिन नहीं रहेगा, ये लॉग बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a डिवाइडेड बाय a नॉट, दैट इज इक्वल टू बेटा माइनस के टी। ओके, चलिए अब देखिए बेटा, इधर देखिए, गौर से देखिए अब बेटा प्लीज। ये जो इक्वेशन है, ये 2.303 यहां पे मल्टीप्लाई है तो यहां पे लाएंगे तो डिवाइड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर? लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए नॉट। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा उल्ट प्लैट कर दूं, यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर लाओ, न्यूमरेटर को नीचे लाओ, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, इधर देखिए, ए नॉट डिवाइडेड बाय ए। क्लियर बेटा? ओके, सो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये 2.303 इधर लाएंगे तो ये विल बिकम kT इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए। ठीक, तो t जो होगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k, एंड दिस इज लॉग, this is a naught divided by a. Okay beta, and this equation is called the integrated rate equation for first order reaction। ठीक है ना बेटा? अब गौर से देखिए मैंने क्या क्या किया, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। So this is the integrated rate equation for first order reaction. So this is integrated rate equation for first order reaction. ठीक है बेटा, समझ आया? Okay, so this is the derivation of integrated rate equation for first order reaction. अब देखिए बेटा, ठीक है, रब करो।
देखिए बेटा, मेरे पास अब 3 इक्वेशंस आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। तो यहां पर मैं आपको ग्राफिकल ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ जो है वो हमें देखेंगे यहाँ पर, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई एंड नीट। नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ से। आपको ग्राफ से कभी पहचानना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन है हमने लिखी है, ये जो यहाँ पे इक्वेशन है या ये जो ग्राफ है हमारे पास, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है कि कोई और ऑर्डर रिएक्शन है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा देखिए, देखिए जब भी आप कोई भी ग्राफ स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि वेदर इज अ फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस क्या है, जीरो ऑर्डर की इक्वेशंस क्या है, वो पहले मैं लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा रेट जो होती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज के ए। ये देखिए द फर्स्ट इक्वेशन, इससे एक ग्राफ बन सकता है रेट और किसके दरमियान, कंसेंट्रेशन के दरमियान। ये देखिए ये आपका कंसेंट्रेशन है, दिस इज कंसेंट्रेशन, और ये है आपका रेट आर, दैट इज रेट। सो बताइए ग्राफ कैसा होगा, इट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ स्लोप के। ओके, सो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो इसका स्लोप जो होगा बेटा, स्लोप होगा के, रेट कांस्टेंट। ओके, जो दूसरी रिएक्शन है, जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास बेटा, वो देखिए जरा गौर से देखिएगा इस चीज को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, जो दूसरी बात जो है, जो दूसरी रिएक्शन जो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं, वो क्या है बेटा, नजर रखिएगा। लॉग, मैं ऐसे लिखूंगा, लिन ऑफ ए, ओके, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लिन ऑफ ए नॉट। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कंसंट्रेशन और इस टाइम के दरमियान ग्राफ देखेंगे, सो यहां पर देख लीजिएगा आराम से। ये देखो, अगर मैं ले लूंगा y एक्सिस पे ये वाला, इट इज y, इट इज m, इट इज x एंड इट इज c। ओके, सो देखिए इट इज y, x पे क्या हमने लिया है, t, दैट इज टाइम, टाइम t। तो बताइए ग्राफ क्या है, इट इज माइनस, द स्लोप इज माइनस। ओके, सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये जो इंटरसेप्ट होगा बेटा, दिस विल बी लिन ऑफ ए नॉट। जो इसका स्लोप होगा बेटा, दैट स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के। तो दो ग्राफ्स मैंने बना दिया आपके लिए। एक ग्राफ तो है रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान, दूसरा है कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान। ओके, अब और एक ग्राफ हम देखेंगे बेटा इजीली। ओके, यू कैन राइट डाउन दिस ग्राफ्स। अब जो तीसरा ग्राफ मैं जो बनाने जा रहा हूं बेटा, त्रीम ग्राफ बनावन वोल छुस गोबर में सु कथ इक्वेशन पे बेसिस छु थयो से नजर गोबर। अगर अभी आपने रिसेंटली जो अभी इक्वेशन आपने बनाई, वो क्या बनाई थी बेटा आपने, वो बनाई थी आपने के टी इज इक्वल टू 2.303, दिस इज लॉग, दिस इज ए नॉट डिवाइडेड बाय ए। अभी आपने बनाया, दिस इज थर्ड वन। ये देखिए, अगर आप मान लेंगे, इधर देखिए, y, सॉरी, हाँ हाँ, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू के, यस, तो इसको लिख सकते हैं y, इसको m और इसको x। ये वाला जो है ये हम x
x रख रहे हैं, ये जो टर्म है ये हम m रख रहे हैं, और ये जो टर्म है ये हम y रख रहे हैं। ठीक, ओके। सो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, जरा देखिए, ये देखिए, अगर आपने टाइम लिया यहाँ पर और आपने यहाँ पे लिया है log a0 divided by a, here's another, it will be a straight line with no intercept, and the slope will be this 2.303 divided by k. Okay beta, so these were the graphical graphs related to first order reaction. ये आपके पास तीन ग्राफ्स है, रेट के लिए स्ट्रेट लाइन, इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन, इसके लिए नेगेटिव स्लोप विद स्ट्रेट लाइन। ओके बेटा, सो दीज वर द ग्राफ्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूं बेटा वो देखिएगा जरा, मैं रब करूं। ओके, देखिए अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड के साथ साथ आपको एंट्रेंस में भी बहुत सारी क्वेश्चंस इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। जो अब दूसरा टॉपिक इसके साथ रिलेट है बेटा, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड जिसे आप कहते हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। और इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये आपको पता है, जीरो ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि वो कितना टाइम होगा कि जिसमें जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी वो हाफ हो जाएगी टू द इनिशियल कंसेंट्रेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। तो यहां पर जो फाइनल कंसेंट्रेशन होगी बेटा दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन हाफ लाइफ पीरियड कि जो आपकी फाइनल कंसेंट्रेशन होगी दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। जरा यही आप क्या लिखेंगे बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के, ठीक है ना। अब आपके पास लॉग है, दिस इज ए नॉट, ओके क्लियर, डिवाइडेड बाय फाइनल कंसेंट्रेशन के बदले आप क्या लेंगे बेटा, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये और ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो टी हाफ कास्नेर बराबर तिरको बुर्गो दैट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के एंड दिस विल बी log 2। log 2 और इसके दरमियान जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टी हाफ जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। सो दिस इज द mathematical equation for the first order half life period of the first order reaction। तो याद रखिएगा, the half life period means the time in which the concentration of the reactant is reduced to half of its initial concentration, that is called beta half life period। तो t half जो होता है तो फाइनल कंसेंट्रेशन को हाफ रखने इनिशियल खत्म, 2 ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम log 2 और इसके दरमियान जब मल्टीप्लाई करेंगे आप log 2 दैट इज 0.3 कुछ समथिंग 0.3 समथिंग, सो उसको मल्टीप्लाई करके आपको निकल रहा है 0.693 डिवाइडेड बाय k एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए बेटा, यहां पे आपको कहीं इनिशियल कंसेंट्रेशन नजर आ रही है, ए नॉट नजर आ रहा है, नहीं, तो हम क्या कहेंगे, सो सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे द हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent upon concentration of reactant, initial concentration of reactant। So this is the most important point regarding the half life period of what beta, first order reaction। जो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, अगर इसका ग्राफ देखेंगे बेटा, ग्राफ कैसा आएगा, हाफ लाइफ पीरियड
और कंसेंट्रेशन के दरमियान देखिए बेटा, सिंपल ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड T half and A naught, that is the initial concentration, that is it is independent, so this will be a parallel line with the x-axis. So this is the half life period versus initial concentration of the reactant in case of first order reaction बेटा simply तो ये होगी बेटा parallel to the x-axis. Okay, अब इसके बाद बेटा जल्दी से यहां से मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि आपको अगर कोई भी ऑर्डर वाली रिएक्शन होगी तो आप उसका हाफ लाइफ चेक कर सकते हैं कि वेदर इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और नॉट। जरा देखिए बेटा प्लीज। ओके, शैल आई रॉप इट? ओके चलिए, ओके चलिए देखिए, अगर आपके पास n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी ऑर्डर वाली रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा टी हाफ उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि नहीं। तो आप सिंपली लिखेंगे टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसेंट्रेशन, दैट इज व्हाट बेटा बताइए, इट इज n minus 1. Okay. So this is the general formula by which you can take it. Okay, जरा देखिए t हाफ अगर जीरो ऑर्डर होगा, 0 minus 1 तो ये -1 तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ओके, अगर फर्स्ट ऑर्डर है 1 minus 1 is equal to 0, anything raised to 0 is equal to nothing, so t half does not depend upon। अब सेकंड ऑर्डर पे अगर करेंगे so it is inversely proportional। okay, so याद रखिएगा, so आप लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन T half directly proportional to A naught। okay, T first order T half independent does not depend। ओके, अगर आप सेकंड ऑर्डर लेंगे टी हाफ, ये देखिए ना टी हाफ 1 बाई क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई ए नॉट, एन का वैल्यू कितना लेंगे आप 2, सेकंड ऑर्डर 2 minus 1 is equal to 1, so it is a नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड ऑर्डर में क्या आएगा 1 by a naught square। okay, so this is the important about the order of the reactions। चलिए अब इसके बाद बेटा देखिए, जो हाफ लाइफ होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस में क्वेश्चन जो होते हैं वो हाफ लाइफ पे ज्यादा होते हैं और बहुत सारी चीजों पे होते हैं, वो हम मैं दिखा दूंगा आपको बेटा। देखिए ये है आपके लिए बेटा ट्रिक्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है ए, ठीक है, प्लीज बी कॉन्फिडेंट, इसकी कंसेंट्रेशन आपने ले ली इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट। आप बताइए अगर 1 हाफ लाइफ हुई है, 1 हाफ लाइफ, या आपके पास है n हाफ लाइफ, एक नहीं n हाफ लाइफ, इसके बाद आपको बताया जाएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लेफ्ट, कितना रह चुका है। हाफ लाइफ में कंज्यूम होता है 50% कंज्यूम, फिर उसके बाद 50%, उसके बाद सपोज आपको 3 हाफ लाइफ के बाद बताना है कि ये कितना रह गया, तो उसके लिए ट्रिक क्या है बेटा, याद रखिएगा, इसके लिए ट्रिक है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लेफ्ट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लेफ्ट आफ्टर n half lives, that is equal to 1 by 2 raised to power n, and that is a naught। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी आपको, सो ये n जो होता है बेटा,
n इज इक्वल टू टोटल टाइम आपको कितना दिया होगा, टोटल टाइम रिएक्शन का डिवाइड बाय उसका टी हाफ कितना है। ठीक है बेटा, ओके। सो ये है फॉर्मूला जिससे आप सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक। सो ट्रिक नंबर 1 कि अगर आपको अमाउंट ऑफ सबस्टेंस निकालना होगा आफ्टर n हाफ लाइफ टाइम, या आपको बताया जाएगा 20 मिनट के बाद, बताइए इस रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कितनी रह गई है अब, जबकि इसका हाफ लाइफ इतना है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, ओके। जैसे मैं एक क्वेश्चन रखूं यहां पर बेटा, देखिए एग्जाम्पल, छोटी एग्जाम्पल ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक, तो क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस left after 16 days if the half life of the reaction is 4 days। ये देखिए, आपको 16 डेज के बाद देखना है कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस रह चुका है रिएक्टेंट का, अगर उस रिएक्शन का हाफ लाइफ 4 डेज है। तो क्या करें बेटा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लेफ्ट दैट विल बी इक्वल टू 1/2 रेज्ड पावर n किसके बराबर लिया मैंने, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 16 डिवाइडेड बाई कितने हैं हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ है इसका, इनटू बेटा a0। ठीक, so that is equal to 4 1s are 4 4s are 16, so it is 1/2 raised to power 4 and that is a0। so this is 4 2 2s are 4 4 2s are 8 2s are 16 को 1/16 टाइम्स रिड्यूस होगा। ठीक है ना बेटा, आएगा समझ। फिर से मैं बोल रहा हूं कि आपको टोटल टाइम लेना है, वो आपको n के बाद ऊपर लिखना टोटल टाइम, डिवाइड लिखना है हाफ लाइफ कितनी है इस रिएक्शन की, 1/2 के ऊपर कसर काट के आपको लिखना है कि वो कितना निकलेगा। अगर आपको ये दिया होगा तो ये लिखेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो दैट विल बी 1/16 दैट विल 0.000 समथिंग। ठीक है ना बेटा, ओके चलिए। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। ओके चलिए, अब दूसरी ट्रिक मैं बता दूं आपको। चलिए देखिए बेटा, दूसरी ट्रिक अगर मैं आपको बता दूं बेटा, सपोज अगर आपके पास है टी हाफ किसी रिएक्शन का दिया हुआ है, दैट इज गिवन, किसी रिएक्शन का टी हाफ आपको दिया गया है, आपको बताया जाएगा, आप बताइए कितना टाइम लगेगा इस रिएक्शन के x% को डिकम्पोज होने में, x% रिएक्टेंट डिकम्पोज होने में, यानी कि रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, वो आपको निकालना है। निकाल सकते हैं बेटा? ठीक, ये देखिए, दैट इज फॉर्मूला टी हाफ डिवाइडेड बाय टी x% इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय log of 100 minus x। So this is the quick formula by which you can calculate। क्वेश्चन अभी दिखा दूंगा मैं बेटा। चलिए, सपोज आपको हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन दी होगी बेटा, देखिए आपको हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन दी हुई है 5 मिनट्स, आपको 3 मिनट्स आपको दिया, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बताइए 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, देखिए तो टी हाफ कितना दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय, आपको ये निकालना है टी 75% आए, दैट इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय लॉग, ये देखिए बेटा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 75। ओके, so it is 3 1s are 0.1, so it is 1 divided by t 75%।
ओके, सो दैट इज इक्वल टू कितना निकलेगा बेटा, देखो 0.1 डिवाइडेड बाय लॉग, ये देखो 100 डिवाइडेड बाय 25, 25 25 4 सर, ठीक। सो कितना निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय टी ऑफ 75%, दैट इज इक्वल टू 0.1। लॉग 4 किसके बराबर होता है बेटा, log 4 किसके बराबर होता है, that is 0.6 approximately, okay, so it is, तो क्या लिखेंगे आप, t 75% निकलेगा बराबर किसके बराबर निकलेगा 0.6 डिवाइड बाई 0.1, so that is equal to 6 minutes। तो आपको 6 मिनट्स लगेंगे t 75% कंप्लीट होने, ठीक है ना। सो 1 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। सो दिस इज द ट्रिक नंबर सेकेंड। सो इस ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको टी हाफ दिया होगा और आपको टी एक्स परसेंट निकालना होगा। तो सिंपल आप 0.3 डिवाइड बाई लॉग 100 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स, ठीक है। सपोज अगर आपको टी हाफ नहीं दिया है, सपोज आपको टी हाफ नहीं दिया है, आपको दिया गया है सपोज अगर टी एक्स परसेंट कंप्लीट होने में आपको दिया हुआ है कि कितना टाइम लग रहा है, आप बताइए टी वाई परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, आपको ये निकालना है, ठीक है ना बेटा। ओके, क्लियर। फिर से मैं बोलूं कि अगर आपको टी एक्स परसेंट दिया हुआ है, यानी कि 25% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन दिस वन, आप बताइए बेटा 75% रिएक्शन कितने टाइम में होगी। सपोज या आपको दिया होगा 50% या 60% ऑफ द रिएक्शन गेट्स इन दिस टाइम, आप बताइए 99.9% कितने टाइम में होगी। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, टी हाफ दिया है, आपको टी 99.9% निकालना होगा, वो दैट विल बी 10 टाइम्स टी हाफ। ओके, सो देखिए, जरा देखिए बेटा, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगती है, इसके लिए फॉर्मूला लगती है, ट्रिक जो है टी एक्स परसेंट डिवाइडेड बाई टी वाई परसेंट, ठीक। ओके, सो दैट इज लॉग, इधर देखिए आराम से, ठीक, लॉग 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग 100 माइनस वाई, ये आपके पास दूसरी ट्रिक है, क्लियर, आपके पास दूसरी ट्रिक है। सो दीज आर द टू ट्रिक्स बाय व्हिच यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लेफ्ट। अगर इतना टाइम हो रहा है टी हाफ में, तो इतना परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इतना एक्स परसेंट को लग रहा है, वाई परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। सो दीज आर द 3 थिंग्स। ओके बेटा, सो दिस वाज द ट्रिक्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स, एंड in next lecture inshallah rahman we will go for the numericals based on these tricks, and you can also do the numericals on these tricks at your home so that you can easily understand the things. Numerical part is most important regarding this. एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस तभी समझ में आ चुकी होंगी जब आपकी न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स आपको होंगे, मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है बाय दिस वीडियो कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके पास है वो आप सॉल्व कीजिए। अगर कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कहीं न्यूमेरिकल नहीं आ रही है, तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आई विल सॉल्व इट एंड सेंड यू बैक। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।